हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास जैसा कि बहुत कम समय है, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन के ये 60 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, कल भी अपनी एक क्लास चलेगी एसएसटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप सभी लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कर दीजिए। और ऐसे ही आप सभी लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, और चलिए सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो थोड़ा-सा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट हम लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम, ठीक है, खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में क्या, ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था। तो पहला है आपका ऑप्शन कपास, दूसरा है सोना एवं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पता नहीं क्या लिखा है, बहुमूल्य पत्थर शायद या कुछ भी है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका चांदी एवं तांबा, और चौथा ऑप्शन है आपका कंबल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो आपके कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में जो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एम्फोरा एक खाली स्थान था। ठीक है, यानी कि जो एम्फोरा था वो क्या था। पहला है इटली का सिक्का, दूसरा है ऑप्शन लाल चमकदार बर्तन, और चौथा है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, चौथा है आपका छिद्रयुक्त बर्तन। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका एम्फोरा है वो एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार है। ठीक है, एम्फोरा किसे कहते हैं फ्रेंड, जो लंबा एवं दोनों तरफ से हत्थे लगा जो होता है जार होता है, उसे आप उसे एम्फोरा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो है वो थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोमन, ठीक है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खाली स्थान के नाम से बुलाते थे। यानी कि जो रोमन है वो जो रोमन साम्राज्य है, ठीक है, उसमें काली मिर्च की इतनी मांग थी कि उसे किसके नाम से बुलाते थे। तो पहला है आपका काला जादू, दूसरा ऑप्शन है काला ताबीज, तीसरा ऑप्शन है काला पत्थर, और चौथा है आपका काला माना। ठीक है, तो यहाँ पर काला मोना है। ठीक है, तो अगले देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें काली मिर्च इतनी प्रसिद्ध थी कि उसे जो है काला सोना, ठीक है, काला सोना के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर सोना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिट गया है, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, बट ये काला सोना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है रहट, ठीक है, रहट चरखे एवं आग्नेयाम्ब्रो, ठीक है, आग्नेयाम्बो का आविष्कार मतलब यानी कि कहाँ पर, यानी कि किस में हुआ था। ठीक है, किस काल में। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल, और चौथा है फ्रेंड्स आपका आधुनिक काल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रहट चरखे एवं आग्नेयाम्बो, ठीक है, इसका जो आविष्कार हुआ था वो फ्रेंड्स आपके मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है फ्रेंड्स, अच्छे से आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ नहीं पाए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग क्वेश्चन को देखते रहेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा, ठीक है, में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया। यानी कि जो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दिल्ली के कौन से ऐसे सुल्तान थे कि जिनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। ठीक है, पहला है आपका इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा है आपका फिरोज तुगलक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मिला गया था। ठीक है, तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, संस्कृत पाया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इन्हीं की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, जो हिरण्य नामक अनुष्ठान है वो किया जाता था। पहला ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, दूसरा ऑप्शन है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, तीसरा ऑप्शन है
हिरण के शिकार करने से पहले, और चौथा ऑप्शन है पुत्र के जन्म के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था वो आपके राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, ठीक है। तो इसी के लिए हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को, ठीक है, जो चोल काल है इसमें व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है आपका ग्रामम, दूसरा है श्रेणी, तीसरा है नगरम, चौथा है आपका सभा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो चोल काल में व्यापारी संघ होते थे, ठीक है, उनको नगरम कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि नाथ, ठीक है, नाथ साहित्य का संबंध है। पहला ऑप्शन है बंगाली से, असमी से, उड़िया से और मैथिली से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके नाथ साहित्य का संबंध है वो आपका किससे हो जाता है, वो आपके बंगाली से है, ठीक है। बंगाली से ही नाथ साहित्य का संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे, यानी कि जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी कि किसके रूप में जाना जाता है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स राम रहीम आंदोलन, दूसरा है खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन, और चौथा है आपका फख्तुन आंदोलन। तो देखिए फ्रेंड, जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जाता था, ठीक है, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो कांग्रेस द्वारा पारित हुआ था पूर्ण स्वराज 1929 में, ठीक है, उसके लिए जो संघर्ष की प्रस्ताव, ठीक है, जो संघर्ष की प्रस्तावना थी उसके बाद, ठीक है, आपको 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि जो कांग्रेस द्वारा पारित आपका पूर्ण स्वराज हुआ था उसके संघर्ष की प्रस्तावना के बाद 26 अगस्त 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिग बियर एक उदाहरण है, ठीक है। बिग बियर जो है वो किसका उदाहरण है। पहला है आकाशगंगा का, दूसरा ऑप्शन है नक्षत्र मंडल का, तीसरा है तारा का और चौथा है गैलेक्सी का। तो देखिए फ्रेंड, जो बिग बियर एक उदाहरण है वो आपके नक्षत्र मंडल का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि, ठीक है, जो पृथ्वी से जो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पहला है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, दूसरा है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, और चौथा है कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में एक प्रकाश वर्ष लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है फ्रेंड। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने, ठीक है, तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसलिए जो पृथ्वी से जो चंद्रमा है उसका केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, और चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार, पहला ऑप्शन है बढ़ता है,
ठीक है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, ठीक है, देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो समान रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी दिवस कहलाता है। पहला ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। दूसरा है ग्रीनविच का मानक समय। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। और चौथा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो देखिए फ्रेंड, जो पृथ्वी दिवस कहलाता है वो क्या कहलाता है कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय जो होता है वही पृथ्वी दिवस कहलाता है। आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, जो विषुवत रेखा होता है, ठीक है, उसके दिन, विषुव के दिन जो सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा पर, दूसरा है विषुवत रेखा पर, तीसरा है मकर रेखा पर और चौथा है आपका आर्कटिक वृत्त पर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो विषुव के दिन सूर्य की जो सीधी रेखा पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, ठीक है, रेखा नहीं किरणें, सीधी किरणें जो पड़ती हैं फ्रेंड्स, वो आपके विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, यानी कि आपका फ्रेंड्स जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है फ्रेंड्स, उसमें अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हो है। और तीसरा ऑप्शन है कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। और चौथा ऑप्शन है कि अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक छिछली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, ठीक है, वो क्यों है, तो वहां पर वो क्यों है, इसलिए है कि जो अटलांटिक महासागर है, ठीक है, इसकी तट रेखा अधिक दंतुरित है। ठीक है, इसीलिए है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्कुल ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एंडीज। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा है फ्रेंड्स आपका राजस्थान। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं वो आपके फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। ठीक है, यानी कि जब मानसून लौटने लगता है तो उस समय जो आर्द्र पवनें होती हैं वो कैसे बहती हैं। ठीक है, पहला है घाटी से मैदान की ओर, दूसरा है स्थल से समुद्र की ओर और तीसरा है आपका समुद्र से स्थल की ओर और चौथा है आपका पठार से मैदान की ओर। तो देखिए फ्रेंड, जो लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं वो आपके फ्रेंड्स स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा है कि चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, वो आपके ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है फ्रेंड्स, तो पहला ऑप्शन है आपका गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन और है
मिसिसिपी नदी बेसिन, चौथा है आपका अमेजन नदी बेसिन। तो देखिए फ्रेंड, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो आपका अमेजन नदी बेसिन है, ठीक है। यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका कि मलोका क्या है, ठीक है। ये मलोका आपका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु, मलक्का एक निवासी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मलक्का है वो आपके एक प्रकार का घर है, ठीक है। जो मलोका होता है वो एक प्रकार का घर है। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। यानी कि जो संसाधन है उनको सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए देना, ठीक है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका संसाधन संरक्षण, दूसरा है सततोपोषणी विकास, तीसरा है संसाधन प्रबंधन, चौथा है आपका विकास प्रबंधन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके संसाधन सतर्कता पूर्वक उपयोग कारक तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रक्षक मेखला, ठीक है, खाली स्थान की एक विधि है। यानी कि जो रक्षक मेखला होता है वो किसकी एक विधि है, ठीक है। पहला ऑप्शन है जल संरक्षण, दूसरा है मृदा निर्माण, तीसरा ऑप्शन है वृक्षारोपण और चौथा है आपका मृदा संरक्षण। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका रक्षक मेखला होता है वो आपके मृदा संरक्षण की एक विधि है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक खाली स्थल पूरा स्थल है, ठीक है। खाली स्थान है उसके बाद पूरा स्थल है। तो यानी कि आपको जो बताना है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका है, ठीक है, वो एक कहाँ मतलब यानी कि क्या पूरा स्थल है? पहला है पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक और चौथा है आपका मध्य पाषाणिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका है वो एक, ठीक है, वो एक आपका क्या है? महापाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, महापाषाणिक नहीं, यहाँ पर पूरा पाषाणिक महास्थल होगा, ठीक है। भीमबेटका आपके पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद काल में कौन से तीन देवता खासकर प्रमुख थे? आपको बताना है कि ऋग्वेद काल में जो तीन देवता सबसे प्रमुख रूप से थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। पहला ऑप्शन है रुद्र विष्णु तथा इंद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्नि इंद्र तथा सोम, तीसरा ऑप्शन है इंद्र वरुण तथा रुद्र और चौथा ऑप्शन है अग्नि इंद्र तथा विष्णु। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो ऋग्वेद काल में, ठीक है, तीन देवता जो खास करके प्रमुख रूप से थे वो आपके देखिए फ्रेंड्स अग्नि इंद्र और सोम थे, ठीक है। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत को जिस भाषा सॉरी संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसे क्या कहते हैं? जिसे संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत आर्य, दूसरा ऑप्शन है भारत यूनान, तीसरा है भारत यूरोप और चौथा है आपका भारत अरब। तो देखिए फ्रेंड, जो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? भारत यूरोप, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका थर्ड होगा कि उसे भारत यूरोप कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? यानी कि किस स्थान पर जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं मृतक, ठीक है, उनको उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। पहला है इनाम गांव, दूसरा है बुरझोम, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है आपका भीमबेटका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वहाँ ये आपका हो जाएगा इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव में देखिए फ्रेंड्स, जो मृतक होते हैं यानी कि जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनको प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? यानी कि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो लालसाएं हैं, ठीक है, और इच्छाएं हैं, इसकी जो तृष्णा होती है उसको क्या बताया गया है? पहला है पिपासा, दूसरा है तृष्णा, तीसरा है आपका तन्हा और चौथा है तीव्र इच्छा। तो देखिए फ्रेंड, जो बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तृष्णा, ठीक है फ्रेंड्स। तृष्णा बताया गया है लालसाओं और इच्छाओं को, ओके, बुद्ध द्वारा,
ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, ठीक है, जो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है। पहला है इसकी बिक्री बढ़ जाती है, दूसरा है ऑप्शन बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं, तीसरा है उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है और चौथा है कि उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि उत्पादों की ब्रांडिंग, ठीक है, करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से खंड है, ठीक है, जिसको अक्सर संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। पहला है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, और चौथा है आपका संविधान की प्रस्तावना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसे ही क्या कहा गया है, आपका अंतरात्मा। ठीक है, संविधान के इसी खंड को अंतरात्मा कहा गया है, किसे, संविधान की प्रस्तावना को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है कि जो लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या मनोनीत होती है वो आपकी 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट, आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। ठीक है, जो न्यायाधीश होता है वो किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। पहला ऑप्शन है दलीलों के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है दिए गए शुल्क के आधार पर, तीसरा है सबूतों के आधार पर, और चौथा है पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका न्यायाधीश होता है वो किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। ठीक है, यानी कि किस मुकदमे पर होगा, यहाँ पर किसी लिखा गया है। ठीक है, तो वो आपके सबूतों के आधार पर निर्णय देता है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका, सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी कि जो ऐसा कौन सा पंथ है, ठीक है, जिस पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। पहला है आपका ऑप्शन कि वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा है जगन्नाथ पंथ, तीसरा है आपका विश्वनाथ पंथ, और चौथा है आपका अमरनाथ पंथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, तो वो आपके फ्रेंड्स देखिए जगन्नाथ पंथ पर परिलक्षित होता है। ठीक है, आदिवासी प्रभाव। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हमको फटाफट से देखिए फ्रेंड्स अपने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, दूसरा है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, तीसरा है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, तीसरा है सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि जो दस्त, पेचिश, हैजा है, ठीक है, ये जो तीनों बीमारियां हैं, ठीक है, इनको रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है फ्रेंड्स, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा करके आप दस्त, पेचिश और हैजा जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकार एवं इनके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, ठीक है, यानी कि जो सरकार एवं इसके कार्य हैं, ठीक है, कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचार की तरफ ले जाती है। तो जो शिक्षक है उन्हें क्या मतलब, यानी कि शिक्षक को चाहिए कि वह, यानी कि क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। ठीक है, और दूसरा है आपका, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा फ्रेंड्स को जो चर्चा से आप बच जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि सरकार को तौर तरीके की आलोचना करे, बिल्कुल गलत। तीसरा है न्यायिक सक्रियता के लिए दलीलें दें, ये भी गलत होगा। चौथा है कि आपका उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ होगा कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ क्रिया अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों या फिर किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताना है आपको फ्रेंड्स कि किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता
लिए हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, टेलीविजन, सहपाठी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेलीविजन। ठीक है, ये विज्ञानियों जो विज्ञानियों के विचार है सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं तो टेलीविजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, यानी कि यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। ये सब देखिए फ्रेंड्स आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है, एसएसटी के पेडागोजी के क्वेश्चन है, ऊपर केवल एसएसटी थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा है आपका कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, ये हो सकता है फ्रेंड्स। और तीसरा ऑप्शन है कि रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। और चौथा है कि ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना, ये भी आपका ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे उपयुक्त आपका आंसर हो जाता है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो एक छात्रा है फ्रेंड्स वो भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली गई जो कठिनाइयां थी, ठीक है, उसके विषय में उत्सुक है। ठीक है, वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है, यानी कि वो पूछती है, ठीक है, साक्षात्कार करती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। पहला है गौड़ स्रोत, ये तो बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो हिस्सा लिए थे वो तो प्राथमिक स्रोत होंगे ना, तो दूसरा ऑप्शन है आपका प्राथमिक स्रोत। तीसरा है वास्तविक बयान करने वाले स्रोत। चौथा है आंतरिक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वो प्राथमिक स्रोत माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हिस्सा लिया था और उन्हीं से इंटरव्यू हो रहा है, यानी कि साक्षात्कार हो रहा है, तो यहाँ पर वो प्राथमिक स्रोत के रूप में होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। ठीक है, कोई एक शिक्षक है वो कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है, तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। पहला है भूकंप, दूसरा है भारत की प्रमुख फसलें, तीसरा है भारत में पाए जाने वाले खनिज, चौथा है पृथ्वी की संरचना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आपका आंसर होगा वो आपका भारत की प्रमुख फसलें होगा। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी के लिए जो प्रकरण देना चाहता है कक्षा 7 के बच्चों के लिए गहन अध्ययन, ठीक है, तो यहाँ पर भारत की प्रमुख फसलें ही होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर, ठीक है, ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी कि जो वैयक्तिक चुनाव है, ठीक है, उसकी तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तर्कड़ा, मुक्त साहचर्य, आत्मकेंद्रिता, और चौथा है सामाजिक मस्तिष्क का उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तर्कड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। ठीक है, यानी कि जो विभिन्न देशों की भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी। पहला है फ्लो चार्ट, दूसरा है आपका तुलनात्मक चार्ट, तीसरा है समय रेखा चार्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका वन आरेख। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका तुलनात्मक चार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न देशों की भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए बात की गई है, तो यहाँ पर आप तुलनात्मक चार्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में, ठीक है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक है,
अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती या फिर लिखता या लिखती है, ठीक है। यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगी? पहला है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है संश्लेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा, अवबोध। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो पाठ्य योजना उसमें छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अवबोध होगा, ठीक है। सही ऑप्शन का हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। मतलब इसमें चारों में से किसको छोड़ करके सभी चिंतन जो है वो सृजनात्मक है। पहला है आपका ऑप्शन फ्रेंड्स, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने का सामर्थ्य। ठीक ठीक उत्तर देने का फ्रेंड्स यहाँ पर सृजनात्मक चिंतन तो बिल्कुल ही प्रकट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, ये आपका हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, बिल्कुल सही है कि लचीली, देखिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जरूरी होती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन किसके अतिरिक्त बोला है तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, इसी को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे यही आपको छोड़ करके बताना है, तो जो छोड़ के बताना है वही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को पूछा ही है इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, ठीक है। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप, यानी कि यहाँ पर बात की गई है मोबाइल टावर लगवाने के लिए विद्यालय के पास, ठीक है। तो एक जो छात्रा है वो कहती है कि जो उसके विकिरण निकलते हैं उसे छात्राएं जो है वो बीमार कर देगा उनको, ठीक है, छात्राओं को। तो दूसरी छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। तो अगर आप एक शिक्षिका हैं फ्रेंड्स तो उसके नाते आप क्या करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कि छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये तो आपका फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ये तो हो सकता है आपका ऐसा। चलिए चौथा, तीसरा तीसरा और चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगे, बिल्कुल गलत। चौथा है कि कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल गलत होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव आपका आंसर होगा वो सेकंड होगा कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य, यानी कि जो सबूत है, ठीक है, साक्ष्य उसको एकत्रित करने के लिए आप अभिप्रेरित करेंगे, ठीक है, जिससे कि वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन नंबर 76 का जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकंड, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। यानी कि जो आपकी जो एनसीईआरटी 2005 है फ्रेंड्स, उसके अनुसार आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु हो, ठीक है, निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। तो पहला है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। दूसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल। और चौथा है आपका कि आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र व मूल्य परक शिक्षा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी 2005 के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु, ठीक है, अन्य विषयों से ली जानी चाहिए, यानी कि किन विषयों से ली जानी चाहिए फ्रेंड्स, तो वो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र से ली जानी चाहिए, ठीक है। ये आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। किस संदर्भ में समय रेखा जो है वो सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। दूसरा है किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में। तीसरा ऑप्शन है आपका दो राजवंशों की तुलना करने में। और चौथा है प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में जो समय रेखा है सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। समय रेखा की बात की गई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका पहला ही होगा कि किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है, ठीक है। अगर आप मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शा रहे हैं तो वो किससे संबंधित है? ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपके कौशल से संबंधित होगा, ठीक है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट होगा आपका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक, यानी कि जो बच्चे हैं उनको कानून का बहुत कम अनुभव होता है, ठीक है। इसलिए जो कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक, पहला ऑप्शन है कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, दूसरा ऑप्शन है परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, तीसरा ऑप्शन है आपका केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, और चौथा है कि कानून के प्रति डर पैदा करे। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे उपयुक्त आपका कथन होना चाहिए वो आपका संदर्भ से ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ पर संदर्भ आ जाएगा वो आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव आंसर है वो आपका सेकंड होगा कि परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण लें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है, ठीक है, उनके द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए कौन सी विधि का उपयोग कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए, ठीक है। पहला है आपका विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है आपका कि प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञानवर्धन करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रभावशील बनाने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना। बिल्कुल गलत। ये जो आपको ग्रेड्स दिया जाता है, ग्रेड मार्किंग, ये आपको बिल्कुल ही निगेटिव होता है, ठीक है। और चौथा है कि माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना है। ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आप यानी कि उपयुक्त जो ऑप्शन होगा ये आपका पहला होगा कि विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षकों के विषय के प्रति, ठीक है, शिक्षकों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि, ठीक है, यानी कि अगर आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि जो छात्र हैं वो जागरूक हो सके कि, पहला ऑप्शन है लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। और चौथा है आपका कि उपनिवेशिक विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। और यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण होता है कि चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि जो छात्र हैं वो जागरूक हो सके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका फ्रेंड्स आपका देखिए आपका थर्ड हो जाएगा कि उपनिवेशिक विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। तो पहला है आपका समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। तीसरा ऑप्शन है अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। चौथा ऑप्शन है शिक्षा उद्देश्य नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित जो शिक्षार्थी होते हैं अधिगम मॉडल, ठीक है, किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये आपका फ्रेंड्स देखिए अधिगम उद्देश्य अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि, ठीक है, जो समाज विज्ञान है फ्रेंड्स वो विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि, पहला ऑप्शन है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है समाज विज्ञान से। और दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण
एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक। हमने देखिए फ्रेंड्स पहले ही आपको बताया जहां पर अन्वेषण आता है वो पॉजिटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। चौथा है विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अन्वेषण जहां आया है वहीं आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों की आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि, ठीक है। जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तक इस प्रकार की होनी चाहिए कि पहला ऑप्शन है वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करे। दूसरा ऑप्शन है वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। तीसरा है सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। चौथा है कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पाठ्य पुस्तकें हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो सबसे उपयुक्त आपका आंसर है ये आपका यही होगा कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। यानी कि फ्रेंड्स जब एनसीएफ 2005 है, ठीक है, वो सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को, यानी कि इनमें से किसके लिए, ठीक है, किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो पहला है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राजनैतिक निर्णयों की आलोचना। दूसरा है सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कि राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। देखिए याद करना है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव आपका ऑप्शन हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका यही होगा कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार कि जो सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्न में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो आपका सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, पहला ऑप्शन है अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर। दूसरा है समान अधिकार तथा नस्ल भेदों को समाप्त करने की मांग लेकर। और तीसरा ऑप्शन है महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर। चौथा है वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था वो समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर चलाया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अपना अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। पहला ऑप्शन है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। दूसरा ऑप्शन है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और चौथा है कि गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए फ्रेंड जो आपके मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है, वो आपके चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपको बताना है कि लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। पहला है ऑप्शन लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं। दूसरा है लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। तीसरा है लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। चौथा ऑप्शन है लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि जो लिंग रूढ़िबद्धता है, ठीक है, लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो आपका यही होगा कि जो लड़कियां हैं वो केवल घर के काम काज कर सकती हैं, ठीक है। ये आपका निगेटिव ऑप्शन है, तो निगेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर लिंग मूलक भेदभाव पूछा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए आज के अपने हम लोग एसएसटी के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो लोकतंत्र में संचार माध्यम यानी कि जो मीडिया होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला ऑप्शन है देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा है वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं खरीद सके। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संचार माध्यम का होता है मतलब संचार माध्यम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर विज्ञापन के बारे में आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट के आयोजनों, क्रिकेट के बारे में देखिए सॉरी संचार माध्यम वाले भूमिका नहीं निभाते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीजें प्रस्तुत करना, तो ये भी आपका संचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है फ्रेंड्स, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के हमने 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिए। हमारे चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।